अगर इस साल आईएलटीएस रीडिंग में आप लोगों को स्कोर करना है तो पिछले सालों की तरह गधों की तरह हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको घोड़े की तरह स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मेरी इस बात के ऊपर थोड़ा हंसेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ भाई, गधों की तरह काम करोगे तो ऐसे ही स्कोर आएंगे जैसे आपके आ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी आते रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग स्मार्ट वर्क करेंगे तो पहली अटेम्प्ट में ही आपके 7-8 तक स्कोर आ जाएंगे। तो आइए हम प्रैक्टिकली पहले देखते हैं कि गधों की तरह रीडिंग करना किसको बोलते हैं। इसको समझाने के लिए आप लोग ये प्रैक्टिकली एक पैसेज देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये रीडिंग का थर्ड पैसेज है जो कि आप लोग जानते हैं बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब इस पैसेज में देखिए क्या है। सबसे पहले आप लोगों को लिस्ट ऑफ हेडिंग दे रखे हैं और 5 आंसर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले सॉल्व करने हैं। उसके साथ आपको 5 जो है वो समरी के क्वेश्चन बना के दे रखे हैं, 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स हैं। और उसके बाद लास्ट में ये 3 मल्टीपल चॉइस जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। हर हालत में आपको एग्जाम में थर्ड पैसेज में आएंगे ही आएंगे। अब थोड़ा सा समझिए गधों की तरह रीडिंग कौन करेगा। ये देखो ये 5 क्वेश्चन आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले दिख रहे हैं ना। जिस बंदे को रीडिंग नहीं करनी आती वो क्या करेगा, वो ये 5 पैराग्राफ को पढ़ेगा और ये लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व करेगा। और ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको दिख रहे हैं ना, ये कोई आसान लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं है। ये देखो 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ और 3 पैराग्राफ, तो मतलब एक पैराग्राफ के अंडर 3-3 पैराग्राफ हैं। तो पहली बात तो हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि हमें ये तीनों के तीनों पैराग्राफ पढ़ने चाहिए या कोई एक पैराग्राफ पढ़ना चाहिए जिससे हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग मिल जाएगी। ये चीज आपको नहीं पता। अगर ये चीज नहीं पता तो आप ये सारा पैराग्राफ पढ़ोगे जो कि बहुत बड़ी बेवकूफी है। आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होगा। तो ये देखिए ये बी पैराग्राफ है ना, इसमें भी दोबारा से 2 छोटे पैराग्राफ बना के दे दिए। उसी प्रकार से सी पैराग्राफ, उसी प्रकार से डी पैराग्राफ, ये देखो 3-3 उसने पैराग्राफ बना के दिए हैं। तो जो बंदा इस फार्मूले से रीडिंग करेगा उसका टाइम सिर्फ ये 4-5 क्वेश्चन करने में ही निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम हम पिछले 2 पैसेजेस में ही वेस्ट कर चुके होते हैं, कंज्यूम कर चुके होते हैं। तो इस पैराग्राफ में तो ऑलरेडी हमारे पास टाइम की लिमिट हार्डली 15 से 18 मिनट ही बचते हैं। इसमें भी अगर आप लोग इसी फार्मूले से काम करेंगे तो ये जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसमें समरी है और उसके बाद ये जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। और अगर आप में से ज्यादातर लोग अगर ये सोचते हैं कि चलो पहले समरी सॉल्व कर लेते हैं, तो समरी सॉल्व करने में ही उनका काफी सारा टाइम निकल जाएगा और मल्टीपल चॉइस को करने के लिए टाइम नहीं बचेगा और हेडिंग भी पूरे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को हार्डवर्क को छोड़कर स्मार्ट वर्क करके एग्जामिनर के दिमाग को यूज करके आपको आंसर्स जल्दी विद इन द टाइम लिमिट कैसे फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे आइए समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपके सामने ये समरी आपको दिखाई दे रही है। इस समरी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डायरेक्टली आपको पैसेज में भी दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पर फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय दिख रहा है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें 3 क्वेश्चन उसने बनाए हैं। उसी प्रकार से ये एक और पैराग्राफ है, इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स हमें देखेंगे जैसे चेंजेस इन लैंग्वेज दिख रहा है। तो ये दोनों वर्ड्स को ये देखते हैं उसने कहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे स्टूडेंट मैं इसको स्कैन करना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं ये फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ए पैराग्राफ का जो सब थर्ड पैराग्राफ है उसमें जाकर इसने दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा और अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये जो बी पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है इसमें देखिए चेंजेस इन लैंग्वेज लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसने ये जो समरी बना रखी है उसमें ये वाला पैराग्राफ यूज किया है और ये वाला पैराग्राफ यूज किया है। तो जब मैं समरी बनाने के लिए बी पैराग्राफ को रीड करूंगा तो मेरा ये वाला पैराग्राफ यूज हो जाएगा। मतलब इसकी समरी मुझे काफी हद तक समझ आ चुकी होगी क्योंकि मैंने ब्लैंक सॉल्व करनी। तो मेरे पास सिर्फ ये वाला टेक्स्ट बचा होगा तो मेरे लिए लिस्ट ऑफ हेडिंग भी ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएंगे। उसी प्रकार से स्टूडेंट 38 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स ऑफ द ईयर्स। ये जो वर्ड्स ऑफ द ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अगर हम ए पैराग्राफ में पैसेज में स्कैन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये वर्ड्स ऑफ द ईयर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये वर्ड्स ऑफ द ईयर वाला मल्टीपल चॉइस के लिए मुझे इतना टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। जो समरी की पहली 3 ब्लैंक्स हैं उसके लिए ये वाला टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा और इसी में ही मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग भी मिल जाएगा। और जो मेरा बी पैराग्राफ है उसमें ये वाला जो पहला छोटा पैराग्राफ इसमें 2 ब्लैंक्स और इसके साथ साथ मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग का भी एक आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब 3 आंसर मुझे यहाँ से मिल जाएंगे।
जाएंगे। तो ए पैराग्राफ में आप लोग खुद देखिए, ये वाले टेक्स्ट में मुझे 3 ब्लैंक्स मिल जाएंगी, एक मुझे मल्टीपल चॉइस मिल जाएगा और एक मुझे ये मिल जाएगा लिस्ट ऑफ हेडिंग वाला क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ए पैराग्राफ और बी पैराग्राफ में कम से कम 8 आंसर मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप लोगों का दिमाग काम करना चाहिए कि अगर आपको ए और बी पैराग्राफ पढ़ के 8 आंसर मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है। तो आपको ज्यादा टाइम ये वाले 2 पैराग्राफ्स के ऊपर लगाना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट, अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, कनाडा में, इंडिया में, एकेडमिक की, जनरल की, पर्सनल क्लास चाहिए 1-to-1, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। आपको क्रैश कोर्स चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है प्रेपरेशन करने के लिए, चाहे आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड आइल्स है या फिर पेपर बेस्ड आइल्स है, तो आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने आपके लिए 8 घंटे की वीडियोस का क्रैश कोर्स भी बनाया हुआ है, जिसमें आपको सारे मॉड्यूल्स की प्रेडिक्शन, जिसमें से एग्जाम रिपीट होता है, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। रिजल्ट्स भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही शानदार हमारे रिजल्ट्स पिछले 6 मंथ्स में आ रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आप 39 नंबर मल्टीपल चॉइस को थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ यूजफुलनेस ऑफ इमोजी। इसको अगर आप पैसेज में जाके स्कैन करेंगे, देखो बी तक तो हमने देख लिया, अभी सी को हम देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें नहीं ये वाला टेक्स्ट दिख रहा है। सी का जो सेकंड पैराग्राफ, इसमें भी कहीं पर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको डी पैराग्राफ में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूजफुलनेस इज आर्टिफिशियली लिमिटेड। इसका मतलब क्या है कि ये एक मल्टीपल चॉइस मेरे को मिल जाएगा और इसके साथ अगर मैं ये वाला टेक्स्ट थोड़ा सा रीड करूंगा तो मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग भी मिल जाएगा। तो मतलब 2 क्वेश्चन मेरे डी पैराग्राफ से निकल आएंगे। और उसी प्रकार से आप ई पैराग्राफ को देखिए, ये छोटा पैराग्राफ है, इसमें अगर आप ट्राई करेंगे तो आराम से आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि सी पैराग्राफ, जिसके कि 2 पार्ट्स हैं, उसके बाद डी पैराग्राफ, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है और उसके साथ एक और भी पार्ट है। तो आप चाहे तो सी और डी को अवॉइड कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इसमें से 3 क्वेश्चन निकलने वाले हैं, 3 क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आपको पता है टोटल 14 क्वेश्चन होते हैं लास्ट पैराग्राफ में। तो 14 में से 3 को अगर आप निकाल भी देते हो तो बाकी के 11 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, उसमें से 9 या 10 आपके ठीक हो जाते हैं, तो भाई आपका स्कोर 700% कंफर्म्ड है। ये मैंने मोटा मोटा चीजें बताई हैं भाई, आपको मैं प्रैक्टिकली करके नहीं बताऊंगा तो आप लोग मानोगे कैसे। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम समरी को सॉल्व करते हैं। इट इज प्रोबेबल दैट बिफोर लॉन्ग एन इमोजी सच एज फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय विल सीम डैश, विल सीम डैश। तो ये आ गया मेरे पास फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय। इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। इमोजी चोजन बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी विल ऑल्सो अपीयर टू बी डेटेड इन फ्यू ईयर्स, विल ऑल्सो अपीयर टू बी डेटेड। तो ये डेटेड जो है बहुत क्लियरली आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या लिखा, फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय विल सीम, सीम और अपीयर जो है वो सेम वर्ड हो गए, तो यहाँ पर आपका जो है वो डेटेड आंसर आ जाएगा। दिस इज ऑफ द इंटरेस्ट एज इट टेल्स अस अबाउट द डेवलपमेंट्स इन डैश। तो ये हमें किस चीज में डेवलपमेंट के बारे में बताता है। बट द रीजन फॉर दिस ऑफर ए फैसिनेटिंग इंसाइट इनटू द वे दैट सोसाइटी इज इवॉल्विंग। इवॉल्विंग और डेवलपमेंट सेम होता है, तो किस चीज की डेवलपमेंट हो रही है, सोसाइटी की। तो सोसाइटी आपका जो है वो क्लियरली आंसर आ जाएगा। उस डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव वे टू फोकस ऑन द बोथ डैश एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। 2 चीजों के ऊपर वो फोकस प्रोवाइड कर पाएंगे, एक तो ह्यूमन कम्युनिकेशन और एक दूसरा कौन सा, देखो क्या लिखा हुआ, द लिटिल येलो सर्कल विद डॉट आईज एक्ट्स एज सरप्राइजिंगली गुड लेंस थ्रू विच टू व्यू द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड प्रेडिक्ट इट्स फ्यूचर। तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये फ्यूचर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो स्टूडेंट कितना आसानी से आपको आंसर्स मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन लैंग्वेज रिफ्लेक्ट चेंजेस इन पीपल्स रिलेशनशिप, दे रिफ्लेक्ट द वेज इन विच द डैश ऑफ द ग्रुप्स एंड जनरेशन चेंज ओवर टाइम। मतलब जो लोगों के रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं वो लैंग्वेज के रूप में दिखाई देते हैं। वो कुछ ऐसे तरीके दिखाई देते हैं जिसमें ग्रुप्स के जनरेशन की कोई चीज चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। ग्रुप्स की क्या चीज चेंज होती है, 2 बड़े रीजन है लैंग्वेज चेंज होने के। वन इज टू डू विद द वे दैट लैंग्वेज मिरर्स द चेंजेस इन हाउ वी रिलेट विद ईच अदर। आगे उसने लिखा है एज एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी लैंग्वेज इज अडॉप्टेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट जनरेशन टू रिफ्लेक्ट देयर ओन सेंस ऑफ सेल्फ। तो किस चीज का, ग्रुप की कौन सी चीज है, तो वो आपका आइडेंटिटी जो है वो आंसर आ जाएगा। उसी के साथ थोड़ा सा आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, एंड दे अलाउ न्यू डैश टू बी इंक्लूडेड।
तो नई कौन सी चीज इसमें इंक्लूड हो सकती है? तो ये सेंटेंस देखो, इट ऑल्सो नीड्स टू कॉन्स्टेंटली एसिमिलेट फ्रेश कॉन्सेप्ट्स एज देज इवॉल्व। फ्रेश और न्यू सेम सिनोनिम्स हो गए तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा स्टूडेंट, चुटकियों में हमने ये समरी सॉल्व कर ली। अब हम ए पैराग्राफ में वापस चलते हैं और उसका लिस्ट ऑफ हेडिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ए पैराग्राफ में इसने लिखा है लैंग्वेज ऑलवेज चेंजेस, दिस इज वन ऑफ द फ्यू कॉन्स्टेंट्स अबाउट इट, बट इट्स आर्ग्यूबली चेंजिंग एट फास्टर रेट नाउ देन एनी प्रीवियस मोमेंट। इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज चेंज हो रही है, लेकिन आज के टाइम में पिछले जितने भी मोमेंट्स हुए हैं उन सब में से ज्यादा तेजी से जो है वो लैंग्वेज चेंज हो रही है। आगे उसने लिखा है इमोजीज, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखी है। ये जो हाइफन वाला पार्ट है ना, ये डेफिनेशन है। तो इमोजीज क्या करते हैं? आर एट फोर फ्रंट ऑफ दिस फ्रेंजी फॉर चेंज। फ्रंट फुट पे मतलब ये बैटिंग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मतलब इनका रोल इमोजीज का है ये चेंज में। आगे इसने लिखा है एज ए फॉर्म ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, की जो पूरी दुनिया में ग्लोबली बातचीत हो रही है। इमोजीज जो है वो 2011 में स्टार्ट हुए थे। 4 साल बाद क्या हो गया? इट वाज एस्टिमेटेड दैट दे वर बीइंग यूज्ड बाय ओवर 90% ऑफ द ऑनलाइन पॉपुलेशन। मतलब 90% दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है लोगों ने इनको यूज करना शुरू कर दिया। इतनी तेजी से ये ग्रो हो गए। एक्सेस ऑफ 6 बिलियन वर बीइंग सेंट एवरी डे। 6 बिलियन से ज्यादा लोग इसको भेजते थे। तो उनकी जो प्रेवेलेंस थी वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रिसेंटली चूज करी है एज वर्ड ऑफ द ईयर। तो आगे वर्ड्स ऑफ द ईयर को वो थोड़ा सा बता रहा है। ये MCQ वाला पार्ट है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वाली समरी हमने पढ़ ली थी। ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसको अभी हमें यहाँ से नहीं पढ़ना है, हमने सिर्फ समरी वाला पार्ट जाके पढ़ लेना है, इसका सारांश समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा है? लैंग्वेज बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है। इमोजीज जो है वो फोर फ्रंट हैं इस चेंज के लिए। इमोजीज कब स्टार्ट हुए थे, कितने % लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया, कितने बिलियन लोग इसको सेंड कर रहे हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। वाई इमोजीज मे हैव शॉर्ट लाइफ, हमने पढ़ा नहीं कुछ भी। अच्छा, एक चीज मैं आपको स्टूडेंट्स और बताता हूँ। ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग जिसमें ये वाई, हाउ, हाउ, हाउ ये लिखा होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ए वाले वर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ बाकी के टेक्स्ट की तरफ ध्यान देते रहते हैं। लेकिन ये जो वर्ड्स उन्होंने स्टार्टिंग में लिखे होते हैं ना, एक्चुअल में ये कंट्रोल होता है। मतलब जैसे ये पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ, इसका कंट्रोल जो है वो पूरे का पूरा इसके पास है, हाउ के पास। तो सेकंड को रीड करते हैं। तो सेकंड में इसने लिखा है वेज इन विच न्यू इमोजीज आर डिजाइंड एंड मेड अवेलेबल। नए इमोजीज को कैसे डिजाइन किया जाता है, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। अभी तो हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि इमोजीज को 2011 में पहली बार यूज करना शुरू हुआ, ऐसा हमने पढ़ा। हाउ वर्ड्स एंड इमोजीज फुलफिल न्यू नीड्स इन द सोसाइटी। तो ये दोनों जो हैं वो सोसाइटी की नीड्स को कैसे पूरा करते हैं, वर्ड्स भी और इमोजीज भी। तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा अभी तक। हाउ इमोजीज आर रिगार्डेड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट कल्चर, कुछ नहीं पढ़ा हमने कि इमोजीज को डिफरेंट कल्चर में कैसे यूज करते हैं, नहीं पढ़ा। यूज ऑफ इमोजीज इन डिफरेंट फील्ड्स एंड व्हाट दिस मीन फॉर अस, इसका हमारे लिए क्या मीनिंग है और इसको डिफरेंट फील्ड्स में कैसे यूज करते हैं। डिफरेंट फील्ड के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं। द रैपिड स्प्रेड ऑफ ए न्यू वे ऑफ इंटरेक्टिंग, इसको हम अभी पढ़ के आए हैं कि जिसमें इसने लिखा कि 2011 में इनकी इन्वेंशन हुई, कितनी तेजी से ये ग्रो हुआ, कितने बिलियन लोग इसको सेंड कर रहे हैं, मतलब कि नया तरीका आ गया बात करने का। हाउ एंड वेयर इमोजीज वर फर्स्ट इन्वेंटेड, ये वाला हेडिंग आपको कंफ्यूज करेगा। देखो मैंने आपको अभी बताया कि कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसने ये जरूर जिक्र किया कि पहली बार 2011 में इन्वेंट किया था, लेकिन कैसे किया गया, किस जगह पे किया गया, ये नहीं लिखा हुआ है, कंट्रोल नहीं है। तो बहुत चालाक एग्जामिनर है, ये इतना सा टेक्स्ट आपको दे दिया ताकि आप लोग फटाफट से इसका आंसर लगा दो। तो फर्स्ट वाला जो आपका आंसर है वो 6 नंबर हेडिंग आ जाएगा। अब एक काम हमारा और बचा हुआ है, वो है कि हमें मल्टीपल चॉइस को भी फाइंड आउट करना है। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द वर्ड्स ऑफ द ईयर, वर्ड्स ऑफ द ईयर्स के बारे में क्या बोलता है। तो क्या कह रहा है, वर्ड्स ऑफ द ईयर आर दोज जज टू बी रिफ्लेक्टिव ethos, moods or preoccupations of that particular year. They are very much of the time and often once the time has passed, they fade from people's consciousness almost as quickly as they arose. ये कह रहा है कि जो वर्ड्स ऑफ द ईयर्स होते हैं वो हमारी ये सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो जितनी तेजी से ग्रो होते हैं उतनी तेजी से ही लोगों के माइंड से फेड मतलब स्किप हो जाते हैं या मिट जाते हैं। तो ऑप्शंस में क्या लिखा है, दे इंक्लूड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इमोजीज, ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। दे आर ऑफन सून फॉरगॉटन बाय पीपल, यस ये हम अभी पढ़ के आए हैं कि वो लोगों के दिमाग से निकल जाते हैं। थर्ड वाले में लिखा है रिक्वायर्ड टू हैव सोशल सिग्निफिकेंस, कुछ पढ़ा नहीं है। इन्वेंटेड बाय राइटर्स ऑफ डिक्शनरीज, कुछ पढ़ा नहीं है। बी जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा, कितने सारे आंसर्स मुझे मिल गए।
अब हम चलते हैं बी पैराग्राफ में। बी पैराग्राफ में ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसको हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ने के लिए आप सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये आसान भाषा में लिखा हुआ है। इसका सेकंड पैराग्राफ रीड करते हैं। वर्ड्स आर बीइंग क्रिएटेड फॉर दीज रीजंस ऑल द टाइम। मतलब ये जो ऊपर उसने रीजंस बताए, इनकी वजह से हमें वर्ड्स को क्रिएट करना पड़ता है। बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट इमोजीज, दे हैव कंट्रीब्यूटेड to this over expanding storehouse in different way. At this point in our history, the gaps in the vocabulary are being filled out simply by new words, but by an absolutely new system of expression. तो जो हम नए words प्रोड्यूस करते हैं उसका तो उसने ऊपर रीजन बता रखा है, लेकिन जो इमोजीज हैं वो कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, एवर एक्सपेंडिंग स्टोर हाउस, वो हमारे लिए एक स्टोर हाउस की तरह जो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा काम कर रहे हैं। इस टाइम पे क्या हो रहा है, आवर वोकैबुलरी आर बीइंग फिल्ड आउट सिंपली बाय न्यू वर्ड्स बट बाय एन एब्सोल्यूट न्यू सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशन। सिर्फ सिंपली वर्ड से ही हम अपनी वोकैबुलरी को फिल नहीं करते हैं, एक्सप्रेशन देने का जो नया सिस्टम है वो बदल चुका है। मतलब कि हम नए एक्सप्रेशन नए सिस्टम के साथ देते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्कैन करेंगे स्टूडेंट, तो आपको पता चलेगा कि इस पैराग्राफ में वर्ड्स की भी इंपॉर्टेंस बताई गई है और इमोजीज की भी, कि वो कैसे सोसाइटी की नई नीड्स को पूरा करते हैं। बाकी और कोई भी आपको हेडिंग यहाँ से मिलेगा नहीं, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और इसका आंसर जो है वो थर्ड नंबर हम लगा देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ 2 पैराग्राफ पढ़े हैं और मुझे तकरीबन 7 to 8 आंसर मिल चुके हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम सी पैराग्राफ का, जैसे मैंने बताया, इसको हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको करना चाहें ना तो ये वाला पिछले वाला पैराग्राफ आपको हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है ये देखो, स्टार्टिंग में उसने क्या लिखा था, देयर आर 2 मेन रीजंस व्हाई लैंग्वेज चेंज। तो 2 बड़े रीजन है लैंग्वेज क्यों चेंज हो रही है। पहला रीजन जो है वो उसने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, और जो सेकंड रीजन है उसको इसने दूसरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, जो कि सी पैराग्राफ है। तो मतलब इसमें भी चेंज की ही बात करी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा डी पैराग्राफ में या फिर ई पैराग्राफ में, जो मुझे आंसर जल्दी मिल सकता है। तो डी पैराग्राफ को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। बट अनलाइक ऑलमोस्ट एनी अदर टाइप ऑफ लैंग्वेज सिस्टम, emojis have something akin to a built-in obsolescence. Just as smartphone and their operating system have a frequent refresh rate, emojis also get routine enhancements. मतलब ये जो emojis का सिस्टम है ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चलता है। जैसे स्मार्टफोन और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपग्रेड होते हैं, रिफ्रेश होते हैं, तो इनमें भी एनहेंसमेंट होती है emojis में भी। The emojis you have on your phone will undergo subtle redesign. उनको रीडिज़ाइन करना पड़ता है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। इसकी वजह से यूजफुलनेस इज आर्टिफिशियली लिमिटेड, इसकी वजह से लिमिटेड है। तो मतलब ये जो बिकॉज ऑफ दिस लिखा हुआ है ना, पीछे सारा रीजन उसने एक्सप्लेन कर रखा है, इस वजह से इसकी यूजफुलनेस लिमिटेड है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा रीड करेंगे, इसकी जो यूजफुलनेस है वो लिमिटेड क्यों है। तो पहले वाले में लिखा दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज, ये तो उसने अभी बोला कि वो चेंज होते रहते हैं, टाइमली इनको रिफ्रेश किया जाता है, रीडिजाइन किया जाता है। दे मे नॉट बी करेक्टली इंटरप्रेटेड, ऐसा हमने पढ़ा नहीं। दे आर डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू अपडेट, ऐसा हमने पढ़ा नहीं। दे आर लिंक्ड टू स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक वर्ड जरूर यूज किया है, लेकिन वो सिर्फ एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करते हैं, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। तो बहुत ही क्लियर आंसर है इसका, जो है वो ए आंसर आपको मिल जाएगा, बहुत क्लियर आंसर। अब इसका लास्ट वाला थोड़ा सा देखेंगे ना, तो इसको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसने क्या लिखा है, बेस्ट सब टाइटल फॉर द टेक्स्ट। मतलब ये सारे पैराग्राफ का सारांश है, तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया था इसको कि जो इमोजीज है उनकी यूजफुलनेस जो है वो लिमिटेड होती है। ये कुछ रीजंस बताए थे, थोड़ा सा आगे रीड करते हैं। कम्युनिकेशन के टेक्स्ट में क्या होता है, दिस इज समथिंग दैट इज नेवर प्रीवियसली बीन द केस। 20 years ago people might have bought a new landline phone, 20 साल पहले का बता रहा है कि लोगों के पास लैंडलाइन फोन होते थे। when they were tired of the design of the old phone, तो क्या होता था, an inbuilt answering machine से, but they didn't have upgrade the language they were using as well। मतलब वो लैंग्वेज को अपग्रेड नहीं करते थे। आगे क्या लिखा है, emojis on the other hand are a case of how technology and human capacity for communication are working together. Moreover, the fact that they are the front line of the relentless way of technologically driven change in communication practices encourages, if necessitates, great amount of creativity in the way we are used। अब इसको हम लिस्ट ऑफ हेडिंग में जाके देखते हैं, जो हेडिंग्स हमारे पास बचे हैं। Why emojis have a short life, ये हमने पढ़ा भी कि वो चेंज क्यों होते रहते, लिमिटेड क्यों होता है उनका
यूज। तो ये तो हमने अभी पढ़ा है, रीजन बहुत क्लियर है। ये आंसर हो सकता है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। वेज इन विच न्यू इमोजीज आर डिजाइंड, किस तरीके से इनको डिजाइन किया जाता है, ये हमने नहीं पढ़ा है। हाउ इमोजीज आर रिगार्डेड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट कल्चर्स, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। द यूज ऑफ इमोजीज इन डिफरेंट फील्ड्स में उनको कैसे यूज किया जाता है, ये भी हमने नहीं पढ़ा। द वैल्यू ऑफ इमोजीज फॉर मेकिंग फीलिंग क्लियर, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा। तो काफी हद तक ये जो आंसर है वो आपका फर्स्ट हेडिंग आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लास्ट में थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। फाइनली देयर इज द वे दे हैव बिकम इम्प्लीकेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड मार्केटिंग टू आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। ये तो हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहली लाइन में ही आंसर है कि उनको कहाँ कहाँ पे उन्होंने इम्प्लीकेट किया है, मतलब कहाँ कहाँ पे उन्होंने यूज किया है। पॉलिटिक्स में भी यूज किया, मार्केटिंग में भी, आर्ट में भी, एंटरटेनमेंट में भी। तो ये बहुत ही क्लियर आंसर है कि इनको जो है डिफरेंट फील्ड्स में कैसे कैसे यूज करते हैं। तो ये आपका जो लास्ट वाला है ये वो आंसर आ जाएगा। अब देखो आपके पास चॉइस सी पैराग्राफ हमने छोड़ दिया था, तो अगर आप थोड़ा सा गेस वर्क भी यूज करते हो तो ये वाला आंसर हो सकता है, या फिर जो हमने आंसर थोड़े बहुत इधर से छोड़े थे वो आप कोई गेस वर्क लगा सकते हो। तो तकरीबन 11 से 12 क्वेश्चन हमें आराम से मिल गए, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, कनाडा में, इंडिया में, एकेडमिक की, जनरल की, पर्सनल क्लास चाहिए, 1-to-1 सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। आपको क्रैश कोर्स चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है प्रेपरेशन करने के लिए, चाहे आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड आइल्स है या फिर पेपर बेस्ड आइल्स है, तो आप लोग हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमने आपके लिए 8 घंटे की वीडियोस का क्रैश कोर्स भी बनाया हुआ है, जिसमें आपको सारे मॉड्यूल्स की प्रेडिक्शन, जिसमें से एग्जाम रिपीट होता है, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। रिजल्ट्स भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही शानदार हमारे रिजल्ट्स पिछले 6 मंथ्स में आ रहे हैं। आपको 3000 रुपए का कोर्स पड़ेगा। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।